नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आखिरकार संविधान क्या बदल दिया गया है और क्या संविधान योगी आदित्यनाथ ने ही बदला है? ये सवाल आज की तारीख में क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के राज्य मंत्री संविधान की प्रस्तावना एक पार्क का उद्घाटन करते हैं, उसमें संविधान की प्रस्तावना लगी होती है और संविधान की प्रस्तावना में फेरबदल किया जाता है। कौन सा फेरबदल? वही फेरबदल जिस फेरबदल करने का जिक्र आज से लगभग 6-7 महीने पहले आरएसएस ने किया और 2024 के चुनाव से पहले भी आरएसएस ने किया। एक बड़ा मुद्दा भी बना था 2024 में, लेकिन आज की तारीख में तो बकायदा पत्थरों पे उल्लिखित कर दी गई है संविधान की वही प्रस्तावना जिस प्रस्तावना की चाहत रखते थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तमाम लोग, भारतीय जनता पार्टी के तमाम, और इन सब का सबूत किसी और ने नहीं बल्कि उसी जिले के जिलाधिकारी महोदया ने, डीएम महोदया ने ट्वीट करके दे दिया। और जाहिर सी बात है, जब ट्वीट करके दिया तो अब लखनऊ से दिल्ली तक हड़कंप मचना वो तय है। सबसे पहले जरा संतोष जी को जोड़ लीजिए। संतोष भाई, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वप्निल भाई, और द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के भी तमाम दर्शकों को नमस्कार। संतोष भाई, जरा दर्शकों को कुछ चीजें दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले जरा डीएम बागपत का ट्वीट लेकर के आइए। गणतंत्र दिवस के अवसर पर जनपद बागपत की बड़ौत नगर पालिका परिसर में पार्क का सौंदर्यीकरण कर संविधान पार्क का स्वरूप दिया गया, जिसका लोकार्पण माननीय राज्य मंत्री केपी मलिक, बीजेपी राज्य मंत्री हैं ये। इस पार्क में विकसित संविधान की पुस्तक स्वदेशी का प्रतीक चरखा आदि को वेस्ट मटेरियल का पुनर्उपयोग करके बनाया गया है। जनपद के सभी नागरिक इस पार्क में अवश्य आएं और संवैधानिक मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा लेकर जाएं। हटाइए जरा वो तस्वीरें, दिखाइए एक एक करके, ले आइए जरा लूप में जो तस्वीरें हैं आपके पास इस कार्यक्रम की, जो खुद डीएम बागपत ने ही साझा करी है। एक बार थोड़ा सा पीछे चलिए, बिल्कुल शुरुआत से एक बार पीछे चलिए। ये संविधान जो प्रस्तावना है, रुकिए, ये संविधान की प्रस्तावना है। क्या लिखा है इसमें, क्या फेरबदल हुआ है, अभी विस्तार से उस पर चर्चा करेंगे, आपको दिखाएंगे, अक्षर सा पढ़ाएंगे। चलिए प्ले कर दीजिए इन तस्वीरों। आपको ये डीएम मैडम भी दिख रही है, अभिलाषा लाल, उनके साथ राज्य मंत्री केपी मलिक हैं, वो उद्घाटन कर रहे हैं। ये तमाम तस्वीरें हैं उस कार्यक्रम की। अब जरा जिस पत्थर पे उल्लिखित संविधान की प्रस्तावना का लोकार्पण किया गया वो लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर। हाँ, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए, मैं यहीं पे रुक जाता हूं क्योंकि जो फेरबदल होना था इससे पहले हो चुका है। मूल संविधान की जो प्रस्तावना है जरा वो लेकर के आइए, ले आइए जरा संविधान की प्रस्तावना। ये हमारा संविधान है। अभी आप समझेंगे क्या फेरबदल हुआ है। अब इसमें पहली लाइन देखिए, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। हटाइए, दोनों स्क्रीन हटा दीजिए, सीधे संतोष भाई को जोड़िए। संतोष भाई, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद, दोनों पार्क से गायब। और डीएम महोदया लिखती हैं कि भैया राज्य मंत्री ने उद्घाटन किया है, लोकार्पण कर दिया है, आइए यहां से संवैधानिक मूल्यों को सीखिए। तो क्या ये भी संवैधानिक मूल्य है कि हम संविधान में फेरबदल करेंगे, उसके बाद उसका लोकार्पण कराएंगे, माननीय राज्य मंत्री उसका लोकार्पण करेंगे और फिर हम डंके की चोट पे कहेंगे कि अब यही नया संविधान है, ये विकसित संविधान है। संविधान बदल दिया क्या योगी सरकार ने? देखिए स्वप्निल भाई, ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का पार्ट 2 है, इसको समझिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक गैंग बनाया गया,
उस गैंग के जरिए छोटी छोटी बातों को प्रमोट किया नहीं, गया। लेकिन संतोष भाई, मैं शुरुआत में कभी नहीं रोकता हूं, मैं आज रोक रहा हूं। ये डीएम महोदया वही जो आगे आ रहा हूं मैं ब्यूरोक्रेट उसपे, हैं, नहीं, उसपे ये मैं जो आगे आ रहा ब्यूरोक्रेट हैं, ये हूं। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सदस्य हैं, क्या है, एडमिन है, क्या है ये? आगे बढ़ाता इनकी हूं मैं, हिम्मत आगे कैसे हुई? आगे बताता जी। हूं मैं। तो उसका हुँ, पार्ट 2 है। पहले आप सुबह-सुबह जैसे आप नींद खोले, आप किसी भी सोसाइटी में रहते हो, सुबह-सुबह आपका व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आ जाता है कि भैया नेहरू जी ने ये किया, इंदिरा जी ने ये किया, मोदी जी क्या करते हैं, ये कोई नहीं बताता। हुँ, उसके बाद उसके बाद इसका दूसरा चरण है कि आप पार्क में टहलने जाएँगे, बच्चों को घुमाने ले जाएँगे, बच्चों को खिलाने ले जाएँगे, तो वहाँ पर वो संविधान है जो बच्चा पढ़ेगा और चूँकि विजुअलाइज़ मेमोरी जो होती है, जो विजुअल मेमोरी होती है, वो आपके दिमाग में बैठ जाती है। तो बच्चे ने वो पढ़ लिया, उसके हिसाब से भारत का संविधान वही है। जैसे कंगना रनौत के हिसाब से देश 2014 के बाद आज़ाद हुआ था, उन बच्चों के लिए भारत का संविधान वही होगा जिनमें बच्चों की गलती नहीं होगी। आपने जो बात ब्यूरोक्रेसी की, मैं खुद इस बात को जानता हूँ 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब नरेंद्र मोदी देश की राजधानी में दिल्ली आए थे, प्रधानमंत्री आवास उनको तब तक अलॉट नहीं हुआ था, वो गुजरात भवन में रहते थे। पता नहीं कैसे-कैसे कांग्रेसी अधिकारी, मैं कांग्रेसी अधिकारी, सफाई अधिकारी जानबूझ के वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि उस समय ऐसा लगता था कि वो आप समझ लीजिए कि प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह और अहमद पटेल से भी ज़्यादा लॉयलिस्ट थे, कांग्रेस के ऐसे अधिकारी थे, जो बैठ के बता रहे थे कि मेरे दादाजी जो थे, वो जब बहुत बचपन में थे तो वो आरएसएस से जुड़े हुए थे, कोई गुरुजी का नाम ले रहा था, कोई होसबोले साहब का भी नाम दत्तात्रेय होसबोले साहब के साथ अपने परिवार के संबंधों को बता रहा था, कोई हेडगेवार जी से अपने बाबा के संबंधों को बता रहा था। ब्यूरोक्रेसी और अब जिस तरह से आया, अब तो ब्यूरोक्रेसी पर भी एक असर है भैया कि एक योगी के समर्थन में इस्तीफा दे दिया, एक ने योगी के विरोध में इस्तीफा दे दिया, अधिकारी लगातार बदलते जा रहे हैं। ये अधिकारी आप समझिए कि वो आरएसएस की या बीजेपी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक माध्यम बन गए हैं क्योंकि सबको अच्छी पोस्टिंग चाहिए। और जब मैं आरएसएस की बात करता हूँ, कई लोग इस पे आ जाएंगे कि भैया ये तो एक दूसरे के खिलाफ है, वो तमाम चीजें हैं। आरएसएस के 36 संगठन हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े जो मेन संगठन है वो 36 है और बाकी इधर-उधर दाएं-बाएं को मिला लिया जाए तो 50 से ज्यादा संगठन है और ये सब समाज में एक ही एजेंडे पर लगे। शाह योगी को पसंद नहीं करते, योगी शाह को पसंद नहीं करते, लेकिन एजेंडा उनका बिल्कुल साफ है कि जो हम पढ़ाएँगे, जो हम बताएँगे वही सामने आना चाहिए और ये कोई आज की बात नहीं है। कई दशकों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भारत की आन, बान, शान तिरंगे को अपने हेडक्वार्टर पे नहीं फहराया, ये तो सब कुछ जानते हैं। और ये जून 2025 का वाकया है, आपने आरएसएस के नेता का जिक्र किया, दत्तात्रेय होसवाले साहब नंबर 2 की पोजीशन में है। जो लोग आरएसएस को नहीं जानते समझते उनको मैं बता देता हूँ कि आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत जरूर है, लेकिन मोहन भागवत एक राष्ट्रपति के तौर पर है। वो डे टू डे घूमते हैं, ज्ञान देने के लिए उनको रखा गया है, प्रवास करते हैं। वो कभी बताते हैं कि हिंदुत्व के रास्ते पे चलेंगे तो भारत विश्व गुरु बन जाएगा। फिर कभी बताते हैं कि नहीं भारत विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है। फिर कहते हैं कि भारत अगर हिंदुत्व के रास्ते पे चलेगा तो विश्व गुरु लंबे समय तक बना रहेगा। फिर कहते हैं इस देश में रहने वाले मुसलमान, सिख, ईसाई सब भारतीय हैं। पता नहीं वो खुद कंफ्यूज है कि लोगों को कंफ्यूज करना चाहते हैं, वो एक अलग बात है। उनमें नंबर 2 जो वास्तव में आरएसएस को चलाते हैं डे टू डे, दत्तात्रेय होसवाले साहब हैं और अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो दत्तात्रेय होसवाले साहब ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अगले सरसंघचालक मुखिया होंगे अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई। आरएसएस में लोकतांत्रिक परंपरा नहीं है, आउटगोइंग जो सरसंघचालक होते हैं वही एक पर्ची लिख के जाते हैं। आप लोग सोचते होंगे ना कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री का परंपरा मोदी जी ने कहां से सीखा, वही आरएसएस से सीखा। जो आरएसएस के चीफ होते हैं वो पर्ची पर लिख के चले जाते हैं कि मेरे बाद आरएसएस के चीफ ये बनेंगे। तो दत्तात्रेय होसबोले साहब नए चीफ बन सकते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। जून 2025 में ध्यान से सुनिए कि जून 2025 में होसवाले ने एक कार्यक्रम में कहा कि आपातकाल के दौरान संविधान की प्रस्तावना में 2 शब्द जोड़े गए। ये 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष हैं। ये प्रस्तावना में पहले नहीं थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उसकी प्रस्तावना में ये शब्द कभी नहीं थे। आपातकाल के दौरान जब मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए गए, संसद काम नहीं कर रही थी, न्यायपालिका पंगु हो गई थी, तब ये शब्द जोड़े गए। यानी आरएसएस जो है आपातकाल का हवाला देते हुए संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को एक तरह से हटाने की वकालत दत्तात्रेय होसबोले साहब ने की। याद दिला दूं मैं दर्शकों को कि जब ये आपातकाल के दौरान जोड़े गए उसके बाद जनता पार्टी की सरकार बनी, जिस सरकार में अटल बिहारी वाजपेयी मंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी मंत्री थे, नानाजी देशमुख मंत्री थे। उसके बाद 1998 से 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी फिर एनडीए गठबंधन की सरकार
बनी और वो प्रधानमंत्री रहे और 2014 से एनडीए गठबंधन की सरकार है। आज तक सरकार की हिम्मत नहीं हुई। क्यों? क्योंकि सरकार पहले आपके दिमाग से खेलना चाहती है, आपके दिमाग में बैठाना चाहती है। और क्या बैठाना चाहती है कि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये दोनों शब्द जो है वो भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं है। अब ये संविधान का हवाला देते हैं, भूल जाते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लेबर कोड को भी लेकर आए थे वो, कि मजदूरों को कितने घंटे काम करना पड़ेगा, और ये तो हायर एंड फायर की व्यवस्था लेकर आ गए हैं। तो जो इनको अच्छा लगता है उसको चूज कर लेते हैं, जो अच्छा नहीं लगता उसको हटा देते हैं। लेकिन ये अपने आप में, ये जो घटना है स्पेशली सरकार के स्तर पर एक पार्क का उद्घाटन, डीएम राज्य मंत्री मान लीजिए बीजेपी के नेता है, लेकिन फिर भी उन्होंने उसी संविधान की शपथ लेकर वो मंत्री बने हैं, और जो अधिकारी बने हैं उसी संविधान को लागू करने की शपथ लेकर अधिकारी बने हैं। लेकिन एक पार्क में एक संविधान को लेकर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर संविधान पार्क बनाया जाता है। उस पार्क में जो प्रस्तावना लगाई जाती है उसमें इन दोनों शब्दों के गायब होना, ये सीधे सीधे कायदे से अगर मैं कहूं तो जो आईएएस की, एक जो अधिकारियों की जो नियमावली होती है उसका उल्लंघन है। और कायदे से तो अब तक अधिकारी को सस्पेंड करके प्रतीक्षा रत रख देना चाहिए था। लेकिन एजेंडा तो खुद योगी जी का है, एजेंडा तो कुछ खुद आरएसएस का है, और योगी जी को भी आरएसएस को संतुष्ट करना है, आरएसएस को खुश करना है ना। तो अब इन अधिकारी का आप समझ लीजिए कि प्रमोशन तय है, बड़ी जिम्मेदारी इनको मिलेगी। और जरा जवाब भी सुन लीजिए, क्योंकि इसमें जब जवाब कुछ पत्रकारों ने पूछा, ये द वायर ने लिखा है कि द वायर हिंदी ने इसे लेकर जब सवाल किया तो जिलाधिकारी ने कहा कि पार्क में लगाई गई प्रतिकृति 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान की प्रस्तावना पर आधारित है और इसमें कोई एजेंडा नहीं है। तो जब आपको पीछे ही जाना था तो 26 जनवरी 1950 को क्यों पहुंच गए? आप 2000 साल पीछे चले जाते, आप 5000 साल पीछे चले जाते, आप उससे थोड़ा सा और पीछे चले जाते। भाई नहीं, आरएसएस को तो, मनुस्मृति लगा लेते। नहीं संविधान आरएसएस की को तो, जरूरत क्या है? आरएसएस को तो पूरी दुनिया का ज्ञान है। आरएसएस और हाँ। बीजेपी नेताओं को आज की तारीख में ये नहीं पता है कि अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुआ है उसमें कौन से वस्तुओं पे कितना टैरिफ लगाने की बात कही गई है। क्योंकि पीयूष गोयल ने आज सदन में बोला, वो भी नहीं बता पाए। वो कह रहे हैं कि बातचीत अभी जारी है, तो ऐलान किसका कर दिया? लेकिन आरएसएस को 50 का पता है, 5000 साल पहले का पता है, 10,000 साल पहले का पता है, दुनिया के किसी भी देश में कुछ भी हो रहा है उसका पता है। बस आप उससे ये मत पूछिए कि आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कैसे कर दिया और अब इसमें सुधार होता है या नहीं होता, ये देखने वाली बात होगी। और उससे भी बड़ी देखने वाली बात होगी कि क्या मुख्यमंत्री अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करते हैं या उनको प्रमोट कर देते हैं। ठीक बात है, मुख्यमंत्री अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे वो अलग बात है। मैं आज जरा अब लखनऊ से निकल के दिल्ली तक आना चाहता हूं संतोष भाई। दिल्ली में बैठे हुए हैं मोदी जी, शाह साहब, और मैं एक चीज समझना चाह रहा हूं संतोष भाई, मोदी जी वही पुरानी वाली मूल प्रति का हवाला देते हुए उसको क्यों नहीं स्थापित करा देते हैं? फिर सेंगोल लेके आ गए ना, उसको भी स्थापित करा दे। नमन तो वो करते हैं इसी संविधान को, तो उसके बाद ये मूल प्रति की बात कहां से आ गई? दूसरी बात मैं ये समझना चाह रहा हूं, एक जरूरत तो महसूस हुई होगी कि ये दो शब्द जोड़े गए, क्योंकि देश की आत्मा में आज की तारीख में ये दो शब्द बहुत मायने रखते हैं। इस देश का जो पहला प्रधानमंत्री था आज की तारीख में, एक लाइन जोड़ वो देता हूं, समाजवाद का एक लाइन जोड़ देता हूं, एक लाइन जी। ये द वायर की रिपोर्ट ही बता रही है स्वप्निल भाई कि बड़ौद के नगर पार्षद विक्रांत के हवाले से कह रहे हैं कि प्रस्तावना में जो ये लगाया गया है इसमें 3 शब्द गायब है। समाजवादी गायब है, पंथ निरपेक्ष गायब है, और अखंडता गायब है। ये अखंडता का गायब होना तो ये तो देशद्रोह वाला मामला बन जाएगा, अधिकारी और मंत्री क्योंकि दोनों के खिलाफ। क्योंकि क्योंकि अगर हम संविधान की भी बात करें, अच्छा ये अखंडता क्यों गायब है उसको भी समझिए, उसके पीछे भी इनकी एक कहानी चलती है। होता क्या है, इस संविधान में तो सीधे तौर पे देश को डिफाइन किया गया कुछ इस तरीके से कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये जो शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स है ना, इसको लेकर के इनको बड़ी दिक्कत है। ये चाहते ही नहीं है इस चीज को। खैर, ये फेडरल स्ट्रक्चर नहीं चाहते। मैं कुछ और समझना चाह रहा हूं आपसे। मोदी जी कहें खामोश है भैया, यही कुछ कहें, कुछ तो बोलें। नहीं करेंगे वो अलग बात है, बोल तो दें, नाराजगी तो जाहिर कर दे। भाई महात्मा गांधी पे एक बार किसी ने कुछ बोला था, इन्होंने कहा था मेरा दिल दुखा है, बोला था इन्होंने, जरूरत महसूस हुई थी। आजकल तो लोग महात्मा गांधी पे पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, मोदी जी का अब दिल नहीं दुखता, क्योंकि अब पता है भक्तों की एक बड़ी तादाद आ गई है
अंधभक्त है, चारों तरफ जय जयकार करेंगे और उसी से वोट बैंक बन रहा है। संविधान के साथ ये हुआ है खिलवाड़। ये वही मोदी जी है ना जो जब पहली बार संसद जा रहे थे, संसद पहुंचे तो वहां पे सिर झुकाया, बाकायदा दंडवत प्रणाम करने लगे। 2024 में 240 पे अटके और इस बात पे अटके कहीं ना कहीं क्योंकि संविधान बदलने का भी एक मुद्दा चल गया था, तो जाकर के पहला जेस्चर वही होता है कि संविधान के सामने नमन करते हैं। तो मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्यों कुछ नहीं कर रहे हैं इस पे? अब मोदी जी क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन जरा सूचना विभाग बागपत का जो उनका अपना ग्रुप है उसमें जो रिप्लाई किया है वो जरा सुनिए। हम्म, आपको हंसी आएगी कि सरकारें और सरकारी अधिकारी आजकल कैसे काम कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है, भैया किसी ने पूछा कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने रिप्लाई किया है जो उन्होंने पोस्ट किया था उस पे सोशल मीडिया पे, कि यह संविधान की मूल प्रस्तावना की प्रतिकृति है। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, उस प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। इस प्रति में जिसकी बात आपने की है वह संविधान का 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। उन्हें नहीं दर्शाया गया है कि भविष्य में संशोधन होंगे, इसलिए मूल संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया है। यानी भविष्य में संशोधन और भी होंगे, इसलिए मूल संविधान की प्रस्तावना को लिखा गया है। मोदी जी 2047 में ले जाना चाहते हैं और यहाँ योगी जी की सरकार 1950 पे हमें अटकाए रखना चाहती है। अब आपने कहा मोदी जी क्यों नहीं बोलते। मोदी जी की एक सांसद हुआ करती थी, उन सांसद महोदया ने गोडसे को लेकर कुछ कहा था। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा नरेंद्र मोदी से, रिपोर्टर ने, स्वप्निल भाई, एंकर ने नहीं, मैं फिर दोहरा देता हूं। एक रिपोर्टर ने सवाल पूछा चलते चलते, और बाद में मैंने पूछा कि भैया ये पूछने की हिम्मत कैसे होगी, तो कह रहे यार संतोष मैं बहुत सोचता रहा, लेकिन मुझे लगा कि नहीं मैं पूछूंगा तो जरूर। अच्छा, ये रिपोर्टर वो है जो पिछले 20-22 सालों से बीजेपी कवर कर रहे हैं, और जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे नरेंद्र मोदी तब भी हड़का के सवाल पूछा करते हैं। जरा मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिक फर्क रिपोर्टर और एंकर का है। उन्होंने पूछ लिया कि भैया आपकी सांसद तो ये कह रही है। अब मोदी जी को काटो तो खून नहीं, लेकिन क्या करें बेचारे, तो उन्होंने बोल दिया कि मैं उन्हें उसे दिल से कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तो मोदी जी दिल से माफ हम्म, नहीं करते हैं, बाकी टिकट भी दे देते हैं, बंगला भी दे देते हैं, कोठी भी दे देते हैं, सब सारी सुविधाएं भी दे देते हैं, लेकिन वो सिर्फ दिल से माफ नहीं करते। आपने कहा कि नमन किया उन्होंने। इस देश में आज की तारीख में जिन दो चार शब्दों का सबसे ज्यादा बखौल उड़ाया जाता है वो है राष्ट्रवाद। जिस आदमी ने अपने आगे पीछे राष्ट्रवाद लगा दिया, आप ये समझिए कि वो उस राष्ट्र के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मोदी जी इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। दूसरा जो सबसे बड़ा खिलवाड़ किया जाता है, नियम और मर्यादा। ये स्पीकर साहब ओम बिरला साहब आज भी 3-4 मिनट का ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा नियम और मर्यादाएं वही तोड़ते हैं। अब जो यूपी में हुआ, मोदी जी की भी तो इच्छा वही है। मोदी जी भी तो वही चाहते हैं कि तमाम चीजों को हटा दिया जाए। अच्छा, हिम्मत की बात कर लीजिए, बोलेंगे कैसे। उन्होंने अपने पार्लियामेंट में जो नया वाला बना है ना स्वप्निल भाई, उसमें एक अखंड भारत का नक्शा लगा रखा है। अखंड भारत का नक्शा। बांग्लादेश ने जैसे ही ऐतराज उठाया, बांग्लादेश जैसे छोटे से देश ने वो सफाई दी थी कि नहीं नहीं, हम तो पुराना जो गौरवशाली इतिहास है वो हम याद कर रहे हैं, हमारा बांग्लादेश की धरती पर कब्जा करने का कोई इरादा नहीं। वो सफाई देने की जरूरत थी नहीं आपको। और चीन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, पाकिस्तान की भी मैं आजकल बात नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ बांग्लादेश की बात कर रहा हूँ कि कैसे सफाई देने की जरूरत पड़ रही है। और दूसरी बात नेपाल की कर रहा हूं कि नेपाल बार बार हमारे इलाके को अपने नक्शे में दिखा देता है। अब मोदी जी कुछ कर नहीं पा रहे। सारी जिम्मेदारी किस पे आ गई है? विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पे आ गई है। पिछले 2-2.5 साल से बेचारे मोदी को डिफेंड कर करके परेशान हो गए हैं। राजनीतिक बयान कहीं नहीं आता है। तो ये जो बागपत में हुआ, ये इनके इरादे को दिखाता है। और कोई ठीक नहीं है कि मोदी जी इससे, आप बोलने की बात कर रहे हैं, हो सकता है मोदी जी इससे प्रेरणा लेके जो नया वाला कर्तव्य भवन और कर्तव्य पथ और पता नहीं क्या क्या बना रहे हैं, वहां पे एक बड़ी सी मूर्ति लगा दे कि भाई ये मूल संविधान है, और हम्म, जनता को बताएंगे कि ये बाबा साहब दे के गए थे। लेकिन जनता को ये नहीं बताएंगे कि बाबा साहब मजदूरों को लेकर भी कुछ बना के गए थे। उस नियम को लागू कर रहे हैं आप, क्योंकि उसको लागू करेंगे तो आपके जो उद्योगपति धन्ना सेठ है वो हायर एंड फायर कैसे करेंगे। बाबा साहब ये भी बता कर गए थे कि ये संविधान उतना ही अच्छा होगा जितना उसका इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे, और ये संविधान उतना ही खराब होगा जितना उसको इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे। पारदर्शिता की बात करने वाले, लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करने वाले बाबा साहब आज जीवित होते तो यकीन मानिए कि नरेंद्र मोदी और ओम बिरला को पकड़ के ये कहते कि सरकार ने, प्रधानमंत्री ने संसद का अपमान कैसे किया। संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र के चलने के दौरान
एक दूसरे देश के साथ हुए महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने करके प्रधानमंत्री ने संसद के विशेषाधिकार का हनन कर दिया है। कायदे से जो 8 सांसदों को निलंबित किया गया था, प्रधानमंत्री को संसद के बजट सत्र के लिए निलंबित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने संसद के विशेषाधिकार का हनन किया। और ये निलंबन की कार्रवाई जो इनके कॉमर्स मिनिस्टर है पीयूष गोयल, कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक तरह से बताने प्रेस की कोशिश कॉन्फ्रेंस। की, वो भी संसद के विशेषाधिकारों का उल्लंघन है स्वप्निल भाई। क्योंकि संसद की मर्यादा होती है कि जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो सरकार कोई भी घोषणा, बड़ी घोषणा संसद के बाहर नहीं कर सकती। यहां तक कि संसद सत्र के दौरान कैबिनेट की बैठकें भी जो होती हैं, तो उन कैबिनेट, आमतौर पर जब कैबिनेट की बैठकें होती है उसमें जो फैसले लिए जाते हैं उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है। पहले शास्त्री भवन में हुआ करता था, अब मीडिया सेंटर में होता है। और अब शास्त्री भवन, कृषि भवन सब टूटने जा रहा है, आगे पता नहीं कहाँ कैसे होगा। लेकिन संसद के सत्र के दौरान जो कैबिनेट की बैठक होती है, उसके फैसले को बताने के लिए कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि सत्र चल रहा होता है। कायदे से तो उन 8 सांसदों को निलंबित करने की बजाय कार्रवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, पीयूष गोयल पे होनी चाहिए, संसद के विशेषाधिकार, सांसदों के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए। और सेना का अपमान, ओम बिरला साहब शायद सुन नहीं पाए होंगे क्योंकि डर रहे होंगे। परसों जब राहुल गांधी बोल रहे थे, 40 मिनट का भाषण था, राजनाथ सिंह के मुंह से बार बार खड़े हो रहे, दहशत में थे, भैया बॉस से डांट खाना पड़ जाएगा। मोदी जी ने भले ही बोल दिया और नितिन नवीन को ये मेरे बॉस है, लेकिन राजनाथ सिंह तो जानते हैं। और ये जो Who is the बीज real है, boss? ये बीज जो है, इनके बोने की शुरुआत राजनाथ सिंह ने ही की थी, अपने स्वार्थ हाँ। की वजह से, कि उनको लगा पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो मैं बन जाऊंगा, क्योंकि उनको किसी ज्योतिषी ने कहा था। लेकिन राजनाथ सिंह घबराहट में खड़े होकर ये बोल गए स्वप्निल भाई परसों सदन में कि जो हमारे एक्स आर्मी चीफ है नरवणे साहब, उन्होंने किताब में कुछ गलत तथ्य लिखे होंगे, इसलिए मंत्रालय या सेना उनको प्रकाशन करने की इजाजत नहीं दे रही है। अब आप समझिए कि जिस आर्मी चीफ को आपने ही बनाया, उन्हीं आर्मी चीफ के तथ्यों को आप गलत बता रहे हैं। तो आप लिख के दे दीजिए ना कि ये किताब छपेगी नहीं। आप प्रकाशक को बोल दीजिए ना ये किताब छपेगी नहीं, हाँ या ना कुछ तो बोलिए। लेकिन आप ना हाँ बोलेंगे ना बोलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि नहीं जैसे ही नहीं, आप कहेंगे, एक एक चीज जैसे और है, नहीं, एक चीज और मैं है क्लियर संतोष कर देता भाई। हूँ, एक वो क्लियर कर देता किताब हूँ। अवेलेबल है अब्रॉड में, आज राहुल गांधी वो किताब की प्रति भी लेके आ गए। नहीं, क्योंकि आप जैसे ही कहेंगे कि ये किताब छपने योग्य नहीं है तो प्रकाशक या लेखक कोर्ट में चला जाएगा। हम्म। इसलिए ना आप हाँ बोल रहे, ना बोल रहे हैं। और पता नहीं मुझे कितने पन्नों की किताब है, और उतने पन्नों की किताब पढ़ने में क्या 2 साल का समय लगता है? हमारे नहीं, तो यहाँ राहुल तो गांधी भाजपा। लेकर के आए हैं, कांग्रेस के पास वो प्रति है, तो हम कोशिश करेंगे कि वो प्रति हमारे पास भी आ जाए। आज मैं फोन घुमाऊंगा 2-4 जगहों पे, कोशिश करूंगा वो किताब मेरे हाथ भी लगे, और मुझे उम्मीद है कि कम से कम मेरे पास एक प्रति उसकी आ जाएगी। खैर, चलते चलते एक आखिरी सवाल। ठीक बात है, आपने कहा कि भाई कार्रवाई होनी चाहिए, निलंबन इन लोगों का होना चाहिए, मोदी जी का और गोयल साहब का। करेगा कौन, वो भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि बिरला साहब क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वो भी सबके सामने है। संविधान के हिसाब से देश चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो जिंदा दिमाग के लोग तो कम से कम देख ही पा रहे हैं, और अब तो भक्त भी देखने लगे यूजीसी बिल के बाद। लेकिन संतोष भाई, ये जो बार बार मोदी जी कहते हैं हम संविधान नहीं बदलने जा रहे, हम ये नहीं करने जा रहे, हम वो नहीं करने जा रहे, क्या ये सीधा सीधा एक इशारा नहीं है कि नहीं भैया, तुम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहो, संविधान तो हम जब चाहेंगे तब बदल देंगे, ये इशारा नहीं है क्या? नहीं, संविधान तो बदल ही रहे हैं, कहाँ उन्होंने अपने हाथ रोके हुए हैं? संविधान तो वो लगातार बदल रहे हैं। आप ये समझिए कि 2019 में जब जम्मू कश्मीर से 370 और 35 से हटाया गया था, भारतीय जनता पार्टी के लद्दाख के चुनाव में अपने घोषणा पत्र में था कि वो संविधान की छठी अनुसूची में शामिल किया जाएगा, और वही मांग जब सोनम वांगचुक ने उठाई तो आपने उनको जेल भेज दिया। हम्म। इस देश में राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, सुप्रीम कोर्ट के जजों को, किसी को भी विशेषाधिकार इतना नहीं मिला हुआ है। इस देश ने देखा है कि 30 हजारी कोर्ट के एक जज ने देश के प्रधानमंत्री तक को बुला लिया था, पूर्व प्रधानमंत्री तक को बुला लिया था। लेकिन इसी देश में मोदी सरकार ने संविधान का संशोधन करके इस देश के एक अधिकारी को, मैं ध्यान से सुने दर्शक, जो अधिकार सुप्रीम कोर्ट के जजों को नहीं है, हाई कोर्ट के जजों को नहीं है, राष्ट्रपति को नहीं है, प्रधानमंत्री को नहीं है, आर्मी चीफ को नहीं है, एयरफोर्स चीफ को नहीं है, इंडियन नेवी चीफ को नहीं है, वो एक अधिकारी को दे दिया, यानी देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को दे दिया कि पद पर रहे तब भी, और पद से हटकर जब तक वो जीवित रहे तब भी उनके खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इससे बड़ा संविधान संशोधन क्या होगा? आपने हम्म। हमेशा हमेशा के लिए उनको अभयदान दे दिया। जहां जहां नरेंद्र मोदी को मौका मिल रहा है,
वहां वहां वो संविधान को बदल रहे हैं। कभी वो 150 के लगभग सांसदों को सदन से निलंबित करके फटाफट कानून पास करवाते हैं, कभी वो हंगामे में कानून पास करवाते हैं। संसद का सत्र आता है, चलते रहता है, चलता रहता है, हंगामा होता रहता है, अचानक पता लगा कि लास्ट के 2-3 दिन में धड़ाधड़ बिना चर्चा के जो बिल है वो पास होते जा रहे हैं। अब तक हमने ये देखा कि देखिए ये तमाम सरकारों पे हमने देखा कि हंगामे के हालत में बजट पास करवाए जाते थे, क्योंकि बजट पास करवाना जरूरी होता था, बजट का एक टाइम पीरियड होता है। अब तो उसको इस सरकार ने एक हैबिट बना लिया है कि वो जानबूझकर हंगामा करवाती है, और उस हंगामे की आड़ में जो महत्वपूर्ण विधेयक होते हैं उन विधेयकों को वो एक के बाद एक पारित करवाती रहती है। तो संविधान तो वो बदल ही रहे हैं, जो 2-4 चीजें वो बदल नहीं पा रहे हैं, अगर 400 सीटें आ जाती तो अब तक वो हो चुका होता। लेकिन जो बदल नहीं पा रहे हैं उसके लिए वो इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन करके एक माहौल बना रहे हैं और जनता के दिमाग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं, उनको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बड़े षड्यंत्र और बड़ी साजिश का हिस्सा है। और मैं फिर कहता हूं, आरएसएस जितना जमीन के ऊपर नजर आता है, आरएसएस उतना ही जमीन के अंदर है, और इस देश की सामाजिक व्यवस्था को तहस नहस करने में उनका एक बड़ा योगदान है। मैं स्वयंसेवकों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आजकल लाखों की घड़ियां पहनकर घूमते हैं, जो आजकल लाखों के चश्मे पहनकर घूमते हैं। जब सदन में राहुल गांधी अपनी बात उठाने की कोशिश कर रहे थे तो एक पूर्व केंद्रीय मंत्री, युवा नेता है, वो भी खड़े हो गए। वो पता लग रहा है कि लाखों रुपए के, मुझे तो ब्रांड भी नहीं पता कौन सा ब्रांड था वो, लेकिन ऐसा आया कि भाई वो लाखों रुपए का शायद बेल्ट है वो। तो लुइस बाकी विटॉस सूट की और बेल्ट पैंट। पहन रखी थी, हाँ। बछड़े के चमड़े से बनती है, हाँ। किसके बयासी चमड़े हजार की से? कीमत है। किसके चमड़े से? बछड़े के चमड़े से। और ये गौ को माता मानते हैं। हाँ। खैर, कुल मिलाकर संतोष भाई ने अंत में एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ी। निश्चित तौर पर यही है आज की तारीख का सत्ता का और सत्ताधारी पार्टी का चरित्र, दोहरा चरित्र। चाल चरित्र और चेहरे की बात करने वाली पार्टी आज की तारीख में जब सत्ता में है तो वो अपना वास्तविक चाल चरित्र और चेहरा दिखा रही है। अब ये चाल चरित्र और चेहरा, हालांकि उस समय भी वाजपेयी जी की सरकार में भी कुछ चीजें इधर उधर चलती थी, लेकिन मोदी जी की सरकार जिस तरीके से चल रही है और बीते 11 सालों से चल रही है, उसमें तो भैया ये समझ के चलिए कि संविधान पे खतरा हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है। और इससे बड़ी बानगी क्या होगी, एक पार्क बन गया और यहां तक कह दिया गया कि बच्चों को लेकर के आइए, सुबह सुबह इस प्रस्तावना को देखिए और इससे प्रेरणा लीजिए, जिसमें अखंडता, धर्मनिरपेक्षता, माफ कीजिएगा पंथ निरपेक्षता, और उसके साथ ही साथ समाजवाद, ये 3 शब्द गायब कर दिए गए हैं, मिटा दिए गए। अब आप एक स्वयं चीज, समझ लीजिए जी। एक चीज और, अगर मैंने नहीं बोला तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाएंगे। दिल्ली जाने के लिए योगी आदित्यनाथ हिंडन एयरपोर्ट पे उतरते हैं। जी। उस हिंडन एयरपोर्ट से 1.5 या 2 किलोमीटर की दूरी पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पर एक पार्क है। हम्म। जिस पार्क में योगी आदित्यनाथ रैलियां करते हैं, उससे मुझे लगता है कि आधा किलोमीटर नहीं, 400 मीटर दूर पर ही वो पार्क है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पार्क। जब से ये सरकार में आए हैं, चूंकि वो नाम राम मनोहर लोहिया के नाम पर है, चूंकि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में उसका उद्घाटन हुआ है, तो वहां के झूले टूट गए, पार्क की हालत खराब है, लोग लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं, बीजेपी के पार्षद, बीजेपी के विधायक लगातार चिट्ठियां लिख रहे हैं। लेकिन उस पार्क की हालत आप ठीक नहीं करेंगे। गाजियाबाद के डीएम के पास और गाजियाबाद के जो नगर आयुक्त है उनके पास ये सब करने का समय नहीं है। हाँ, अगर उनको लगेगा कि ऊपर से आ जाएगा कि भैया संविधान की ये वाली प्रस्तावना आपको लगानी है जो आरएसएस के एजेंडे को पूरा करेगा, तो फिर जरूर वो लगा देंगे। लेकिन लोगों के स्वास्थ्य से, मॉर्निंग वॉक से इनको कोई मतलब नहीं है, इनको अपने एजेंडे को लागू करने से मतलब। एक टिप्पणी फिर और चाहूंगा। आप शायद गए भी होंगे, मैं जब लखनऊ रहता था, और अक्सर कभी कभी हो जाता है कि मैं लखनऊ रहता हूं, तो उस दौरान जनेश्वर मिश्र पार्क में मेरा आना जाना रहता है। मैं हर सुबह वहां पे, मैं और दुर्गेश सरस्वती उपाध्याय, एक अच्छे खासे शिक्षाविद हैं, तो हम दोनों लोग साथ में, चूंकि मैं जब भी लखनऊ रहता हूं उनके साथ ही रहता हूं, उनके ही घर पे रुकना होता है, तो हम दोनों लोग साथ में सुबह सुबह वहां पर टहलने जाते हैं। अभी हालिया दिनों में जब मैं लखनऊ गया, और एक दिन मतलब 2 दिन का मेरा प्रवास था लखनऊ का, मैं वहां गया, मैंने एक चीज नोटिस करी संतोष भाई, उसे कॉमर्शलाइज कर दिया गया उस पार्क को। अब पता है वहां पे
शादियों के लिए और इवेंट्स के लिए उस पार्क को बुक किया जा रहा है। ये स्थिति करके रख दी गई जनेश्वर मिश्र पार्क की। और जनेश्वर मिश्र पार्क निश्चित तौर पर लखनऊ छोड़िए पूरे उत्तर प्रदेश में अगर मैं देखूं तो शायद एक बड़ी मिसाल है वो जनेश्वर मिश्र पार्क की। गजब का पार्क बनाया था, गजब का उसका मतलब सारी सुविधाएं वहां पे हैं, 4-4 5-5 ओपन जिम है। और उस पार्क का ये हाल आज कर दिया गया कि उसको आप कॉमर्शलाइज करके इस्तेमाल कर रहे हैं। जेपी मेमोरियल की आप हालत देख रहे हैं, इसमें क्या कहेंगे फिर? समाजवादी चेहरों से इतनी दिक्कत है क्या इन्हें? ये उनकी सोच है। एक तो समाजवादी चेहरों से दिक्कत है, दूसरी बात प्रशासन और सरकार चलाने का कोई विजन नहीं है, और तीसरी बात हर जगह व्यापार, हर जगह पैसा, हर जगह पैसा, और जहां व्यापार जहां पैसा वहां गुजराती लोग, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। और मैं मजे की बात बताऊं, मैं भी पत्रकारिता में था, इनके एक मौजूदा विधायक पत्रकारिता में है। हम दोनों लोग अक्सर उसी पार्क में मिला करते थे जब मैं लखनऊ में रहा करता था। अभी वो मेरे गृह जनपद से विधायक हैं। तो ये भी एक सच्चाई है। ये भी एक सच्चाई है। खैर, तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी सत्ताधारी दल की स्थिति यही है। सतर्क रहिए, सचेत रहिए, कहीं ऐसा ना हो कि इस दिन आप सुबह सुबह उठें तो पता चले संविधान बदल चुका है और अब जो मूल संविधान है वो संविधान मनुस्मृति से प्रेरित है। हम तो भाई उस दिन से डर रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। चलते चलते बस इतना ही कि चैनल पर नए हो तो द न्यूज लॉन्चर का ये रीजनल प्लेटफॉर्म है, इसे भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बहुत शुक्रिया संतोष भाई। नमस्कार।